नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है न्यूक्लियर स्पिन, जिसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो इस सब टॉपिक्स क्या है आज के लेक्चर में, लेट अस सी। फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन वी विल सी स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। एंड देन वी विल सी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन वी विल सी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियॉन, ठीक है। न्यूक्लियॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देन वी विल सी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल न्यूक्लियॉन, ठीक है। Then after that we will see spin orbit coupling in a nucleon. Then we will see nuclear spin, है ना, the total angular momentum of the nucleus. समझ में आया। Then after that we will see few examples also. Coupling of angular momentum in nucleus. तो कपलिंग किस तरीके से होती है एंड हाउ यू वी डिटरमाइन द न्यूक्लियर स्पिन और द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। एलएस कपलिंग या जेजे कपलिंग, कौन सी कपलिंग न्यूक्लियाई में होती है। देन फ्यू रूल्स फॉर ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर स्पिन टू डिटरमाइन ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर स्पिन। वी विल सी इवन न्यूक्लियाई, है ना, ओड न्यूक्लियाई, ओड न्यूक्लियाई। सो दीज आर जस्ट फ्यू केसेस इन विच वी विल सी हाउ न्यूक्लियर स्पिन इज डिटरमाइंड, ठीक है। देन वी विल सी फ्यू एग्जाम्पल्स, देन वी विल समराइज। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की, ठीक है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है उनको भी मैं दूर करूँगा। समझ में आया। तो देखो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं ना, न्यूक्लियस की, ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय आई। तो उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, या काफ़ी बुक्स में ना उसको कैपिटल जे से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ आई से ही डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब इससे हम जे से डिनोट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। समझ में आया। जे से हम कब कैसे करते हैं, जे हम जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है, ठीक है ना, किसका, एटम का। समझ में आया, ठीक है ना। तो आई किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया, ये ध्यान रखना, पहली तो बात ये। दूसरा देखो, ये तो न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं न्यूक्लियन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में क्या आता है, एक प्रोटॉन आता है और एक न्यूट्रॉन आता है। तो इन्हीं को तो कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल पार्टिकल है ना मेरे पास, सिंगल प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। तो उसके लिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है या न्यूक्लियर स्पिन है, उसके लिए हम किससे लिखते हैं, स्मॉल जे से, या जिसको हम आई भी बोलते हैं। आई से भी, इसको भी आई से भी डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया। तो फॉर न्यूक्लियस टोटल न्यूक्लियर स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम कह लो न्यूक्लियस का, वो हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। जो न्यूक्लियन की बात करूँ, एक सिंगल प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है, उसका जो टोटल स्पिन होगा, या मैं कहूँ न्यूक्लियर स्पिन, या बात करें टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो हम जे से या आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल जे से, ठीक है। क्यों है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास न्यूक्लियस का है, ठीक है, क्यों मैं कुछ चीज़ें अभी इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो नेमिंग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन भी बोलते हैं। तो बच्चों को काफ़ी को पता नहीं होता ये छोटी सी चीज़, और काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो न्यूक्लियर स्पिन इसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि देखो इनिशियली क्या था कि जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जनरली, जैसे आपने एटम के केस में भी देखा होगा, तो एटम के केस में भी आपने देखा होगा, इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यही तो होता है, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम की यदि मैं बात करूँ, तो क्या हुआ था कि इनिशियली न्यूक्लियस के केस में ना, न्यूक्लियस के केस में स्पिन के बारे में पता था, ठीक है ना, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है ना। तो क्या बोलते थे, सिर्फ स्पिन के बारे में पता था, ठीक है। तो सिर्फ स्पिन के बारे में ही पता था, इसके बारे में नहीं पता था। न्यूक्लियस के केस में ऑर्बिटल के बारे में नहीं पता था, इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम को ना न्यूक्लियर स्पिन बोल दिया गया। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियर स्पिन। तो इससे नाम पड़ गया, तब से कन्वेंशन ऐसे ही चला रहा है। समझ में आया। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और यदि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है भी तो वो हम अब लेक्चर को जब कवर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा हम उसको आई से डिनोट करेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट इज अराइजेस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंट्रीब्यूशन। तो दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है ना। किससे, पहला देखो क्या होता है, आई इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। पहला इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियंस, तो ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है ना। इन सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो इंडिविजुअल
स्पिन होगा, ठीक है ना, उनका हम सबका क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा सर, ठीक है ना, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर सेंटर, ठीक है ना, इन कलेक्टिव पोटेंशियल ऑफ अदर न्यूक्लियंस। तो जो अंदर इसके न्यूक्लियंस हैं उनका हमने सबका स्पिन जोड़ दिया और उन सबका हमने क्या जोड़ लिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी सबका जोड़ लिया। तो वही मेरे पास क्या देता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम देता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस का। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, समझ में आया। तो एंगुलर मोमेंटम को हम जानेंगे, हाउ इट कपल्स एंड हाउ द कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स सर्टेन, नॉट आई वुड से सर्टेन, सम एसेंशियल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियर एनर्जी इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, सिलेक्शन रूल्स फॉर न्यूक्लियर डिकेज एंड रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देता है जो हम फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कवर करेंगे। तो यदि मैं बात करता हूँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियंस, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियंस लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियंस है, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो देखो, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया। तो ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की। तो इंट्रिंसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की। जैसे चार्ज होता है, ठीक है ना, समझ में आया, मास होता है, ठीक है। तो चार्ज हो गया, मास हो गया, तो कि कोई पार्टिकल आपके पास है तो उस पार्टिकल में का कुछ चार्ज है, हो सकता है जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, मतलब न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव है, उसमें कुछ ना कुछ मास भी हो सकता है। तो चार्ज मास क्या होते हैं, एक्चुअली में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। इसी तरीके से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है जो न्यूक्लियन के पास होता है, ठीक है, चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। तो जैसे मैंने बताया एक इनहेरेंट क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसी की इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज मास की तरह एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कहने का मतलब देखो यहाँ पर ये है कि ये जो स्पिन है ना, जैसे कोई पार्टिकल हो गया है ना, वो भाई ऐसे स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पे, तो ये तो एक्चुअल रोटेशन हुआ ना, ठीक है। तो ये एक्चुअल रोटेशन मेरे पास हो गया जनरली, ठीक है। लेकिन ये ऐसा एक्चुअल रोटेशन से नहीं होता है, जब इसीलिए इसको इंट्रिंसिक कहा गया। तो इट इज एन इंट्रिंसिक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इनहेरेंट क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एंड इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एक्चुअल रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। ध्यान रखना, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द एक्चुअल रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। ये मैथमेटिकली ऐसा बिहेव करता है कि इट इज स्पिनिंग, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन भी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी होता है वो ऐसे स्पिन नहीं करता बिल्कुल भी कि कोई एक्सिस के आसपास स्पिन करो, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन नहीं करता, मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी बताया था, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली इट बिहेव्स, या मैथमेटिकल हमें इंफॉर्मेशन ऐसा देता है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा लग रहा है जैसे स्पिन कर रहा हो, सो इट बिहेव्स एज इफ इट इज स्पिनिंग, ठीक है ना, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्पिनिंग, एक्चुअल रोटेशन वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्चुअली में रोटेट करने लगे तो वो जो सरफेस वेलोसिटी जो उनका होगा वो वेलोसिटी ऑफ सी से भी ज़्यादा होगा, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंटली भी हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है न्यूक्लियस का, ये क्या है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, समझ में। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर S इज इक्वल टू 1/2। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, 1/2, किसका, न्यूक्लियस का, यानी चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, ठीक है। तो न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया, 1/2, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो 1/2 रखेंगे, ये मेरे पास 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो √3/2 कट, समझ में आया। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, समझ में आया। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है, तो देखो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव एक्स कंपोनेंट ऑल्सो, वाई कंपोनेंट ऑल्सो, जेड कंपोनेंट ऑल्सो। सो एक्स और वाई जो कंपोनेंट जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड नहीं होते, समझ में आया। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको पढ़ाया था, एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ जेड कंपोनेंट ही क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है इट कंटेन्स 2 पॉसिबल वैल्यूज़, इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अब देखो, तो जो जेड, अब ये हमारे पास मान लो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, और ये उसका तो जेड कंपोनेंट सपोज क्या होगा, तो जेड की एंगल होगा कुछ ना कुछ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका एस जेड कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पास सपोज यहाँ एस कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं यदि प्रोजेक्शन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एस जेड कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एस जेड कंपोनेंट। तो जो जेड कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, वो हमारे पास कितना होता है, एस जेड इज इक्वल टू एम एस एच कट, ठीक है। तो ये आता है 1/2 एच कट और -1/2 एच कट, ठीक है। तो 1/2 स्पिन अप एंड -1/2 स्पिन डाउन। तो ये हमारे पास एम का वैल्यू है, ये क्या, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, समझ में आई बात।
आपने एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स में भी काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो देखो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन है ना फर्मियोन्स होता है, तो न्यूक्लियंस भी, न्यूक्लियंस कहने का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो भी क्या फर्मियोन्स ही है, क्योंकि दे हैव इंट्रिंसिक स्पिन 1/2 पार्टिकल्स। तो फर्मियोन्स जनरली वो होते हैं जिनका जो स्पिन होता है ना वो हाफ इंटीजर होता है। क्या होता है? हाफ इंटीजर। जैसे 1/2, 3/2, यदि कोई पार्टिकल है जिसका हाफ स्पिन है, हाफ इंटीजर है स्पिन, तो फर्मियोन होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पिन 1/2 होता है, हाफ इंटीजर है, तो इसलिए इसको फर्मियोन बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन भी एक फर्मियोन होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये है। अब देखो, तो ये मेरे पास आ गया, तो ये जेड कंपोनेंट हो गया, है ना। तो देखो यदि मेरे पास कोई सिंगल न्यूट्रॉन है, मान लो सिंगल न्यूट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो इंट्रिंसिक स्पिन होगा ना, ठीक है ना, मान लो मैं जेड डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो जो मेरे पास स्पिन होगा चाहे तो ये मैं सपोज बी अप्लाई किया, तो एस जेड चाहे तो पैरेलल होगा, ठीक है ना, या एस जेड नेगेटिव अपोजिट होगा। समझ में? तो जेड कंपोनेंट आइदर इट विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, या वो एंटी पैरेलल होगा टू द फील्ड भी। समझ में आया? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो है हमारे पास वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो कैन ऑक्यूपाई सेम स्पेशल ऑर्बिट। देखो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो डिफरेंट क्या होना चाहिए? स्पिन क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि उनका वो सेम ऑर्बिट में है तो उनका अलग क्या होना चाहिए? स्पिन क्वांटम नंबर अलग होना चाहिए। तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग कैसे होगा? मान लो आपके पास एक स्टेट है ना, और इसमें 2 प्रोटॉन आ गए आपके, ठीक है, या ये मेरे पास 2 न्यूट्रॉन आ गए, तो ये यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, तो उनको हम अलग अलग ही फिल करते हैं। तो एक इस पे ये सपोज मेरे पास लेट अस अज्यूम ये स्टेट है, ठीक है ना, ये स्टेट हो गई, तो इसमें सेम स्पेशल ऑर्बिट है एस, तो अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, तो और इनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा एक दूसरे को कैंसिल भी कर देगा। ठीक है ना, अपोजिट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसी तरीके से यदि हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियंस की, तो देखो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ऑफ न्यूक्लियंस का, इट अराइजेस फ्रॉम इट्स मोशन अराउंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस हमारे पास होगा, इट हैज़ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है। तो इट अपीयर्स कि ये जो हम मतलब अब देखो ये प्रोटॉन में यदि ले लेता हूँ, ये प्रोटॉन लो, ठीक है, तो जैसे मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल हो गए, ये पार्टिकल हो गया, है ना, तो मैं यदि ये मेरे पास एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, तो ये वाला इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, तो दिस पी इज अंडर द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण भी निकाली, इसके कारण भी निकाली, इसके कारण भी निकाली, इसके कारण भी। ठीक है, तो इट इज़ अंडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अदर न्यूक्लियॉन्स। समझ में आया? तो क्या होता है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, तो एक एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सारे न्यूक्लियॉन्स जो है क्या होता है, ईच न्यूक्लियन मूव्स इंडिपेंडेंटली इन एन एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन विद ऑल अदर न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियन है सबके साथ, इससे के अदर के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, और वो ना क्या करते हैं, न्यूक्लियर सेल मॉडल ऐसा बताता है, न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या कहता है कि एवरेज पोटेंशियल में ना न्यूक्लियन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं सेंट्रल पोटेंशियल में। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कौन बताते हैं? न्यूक्लियर सेल मॉडल कहता है ये। ठीक है, बहुत सारे मॉडल दिए गए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। एक न्यूक्लियर सेल मॉडल भी दिया गया जिसमें ये बताया गया कि एवरेज पोटेंशियल के अंदर ऑल अदर न्यूक्लियंस जो होते हैं वो सेंटर ऑफ मास के और सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस के आसपास मूव करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज न्यूक्लियंस आर कन्फाइंड विद दिस पोटेंशियल वेल देयर ऑर्बिटल मोशन इज क्वांटाइज्ड। तो भाई कन्फाइंड है, बाउंड स्टेट में है, तो इनका जो ऑर्बिटल मोशन होगा वो भी क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा, ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स का होता है ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो सिमिलरली जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा सिंगल न्यूक्लियन का। ठीक है, तो देखो हमने अभी सिंगल न्यूक्लियन का ही पढ़ा है, क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम सिंगल न्यूक्लियन का क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हमने स्मॉल एल से लिखा, तो वही है 0 1 2 3, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हो गए, ये S P D F जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, समझ में? मैग्नीट्यूड सिंपली हमारे पास क्या होगा? यही है, काफ़ी सिंपल है ना, √L+1 टू मैच कट। इट्स जेड कंपोनेंट विल बी ml h कट। ठीक है, वेयर ml का वैल्यू -L to L जा सकता है। ठीक है ना, ये दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच वी नो। तो कितना वैल्यू होगा ml का? गिविंग अ टोटल 12 प्लस पॉसिबल ओरिएंटेशन, ये डिजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, ये है फॉर गिवन L। ठीक है, अब जैसे L की वैल्यू सपोज मैंने 2 ली, तो डिजनरेसी कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने आ सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कितना, 2L+1 इज इक्वल टू 3 to 6, और ये कितना आ गया? 7। आप देख सकते हो L की वैल्यू, ml निकालो ना आप, ml कितना आएगा? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, 1 आएगा, 2 आएगा, यही तो आएगा, ये सॉरी 5 आएगा। ठीक है, देखो इनको काउंट करो, पूरा कितना आ रहा है? 5 ही आ रहे हैं, 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आते हैं।
ठीक है, जिस तरह हम बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप सपोज ये एल का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो एल का वैल्यू 2 है, तो मेरे पास ये कितना आ गया 2 + 1 3 3 2 6 6 अंडर रूट एच, तो ये मेरे पास अंडर रूट 6 एच कट आ गया। ठीक है ना, ये मेरे पास एल वेक्टर आ गया। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लिया है मैंने। तो जो जेड कंपोनेंट आप बनाएंगे, यदि हम इसका बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसके जेड कंपोनेंट बना सकते हैं। समझ में आया? तो जेड कंपोनेंट यदि हम बनाएंगे तो देखो, यदि हम इसको क्या एल का वैल्यू हमें यदि क्या लूँ, वो -2 है ना, तो ये सपोज़ मेरे पास ये एक आ गया यहाँ पे -2, ये सपोज़ -1, ठीक है, ये 0 हो गया, और ये मेरे पास आ गया 1, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया 2। इस तरीके से मैं अपना बना सकता हूँ इसको। समझ में आया? तो दिस इज़ हाउ डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो एल जो है ना, एल ये ओरिएंटेशन भी ले सकता है, 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 ये भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो दिस इज़ हाउ, जैसे हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम में था तो 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल थी। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? तो अब बात करते हैं, देखो, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल न्यूक्लियन। अब देखो, हमने सिंगल न्यूक्लियन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी देख लिया और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी देख लिया। तो अब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे सिंगल न्यूक्लियन का। तो यदि मैं ईच न्यूक्लियन की बात करूँ, है ना, प्रत्येक न्यूक्लियन की बात करूँ, तो सिंगल एक ही न्यूक्लियन मेरे को का करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसी न्यूक्लियन का, ठीक है, एक न्यूक्लियन या तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये सिंपली। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का जे हो गया। ठीक है, और जे कैन हैव वैल्यू फ्रॉम एल प्लस एस से और ये एल माइनस एस तक। समझ में आया सब? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सपोज सपोज मैं एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। एल की वैल्यू एक 4 प्रोटॉन है ना, 4 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन लिया मैंने, 4 प्रोटॉन, एल की वैल्यू सपोज कितना है 2 है, और एस की वैल्यू मेरे पास सपोज एस की वैल्यू तो 1/2 होगी। तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तो ये जे इज इक्वल टू टोटल एंगुलर, ठीक है ना, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर स्पिन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये चीज़ है। तो जे इज इक्वल टू आई भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो, तो एल की वैल्यू कितना 2 और एस की वैल्यू कितना है 1/2। तो देखो 2 - 1/2 कितना दे रहा है मुझे 3/2। ठीक है, और एक बार प्लस करने पर कि ये 3/2 मिला है, और एक बार प्लस करो कितना मिला है 2 to 4 और एक 5/2। ये है इससे अगला इंटीजर स्टेप्स में यही आएगा। समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखो एस इज इक्वल टू 1/2 होता ही है न्यूक्लियंस के लिए, तो फिक्स है। सो देर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ गिवन एल की 2 ही पॉसिबल वैल्यू है। अब जैसे समझ में आया न्यूक्लियन के लिए। अब यार जैसे मान लो मैं कोई अनदर पार्टिकल ले लूँ, ठीक है ना, अनदर पार्टिकल मैं यदि लूँ, अनदर पार्टिकल लूँ, सपोज एल की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू मेरे पास सपोज 3 है, तो जे कितना होगा, तो देखो 3 - 2 कितना आएगा 1 आएगा, 3 + 2 कितना आएगा 5। अब इनको इंटीजर्स में बढ़ाओ तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये पॉसिबल होगी। यानी यही मैंने कंसेप्ट लगाया, जे इज इक्वल टू एल + 1 घटाओ फिर ये लोएस्ट वैल्यू, ये उल्टा चलो, इट इंक्रीजेस, ठीक है ना, बाय 1। तो देखो न्यूक्लियन के लिए तो इसका वैल्यू 1/2 है, तो पॉसिबल 2 वैल्यू क्या होगी जे की फॉर गिवन एल, ठीक है ना, तो एल + 1/2 हो सकती है और एल - के 1/2 हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? एल की वैल्यू 0 के लिए तो देखो जे की वैल्यू 1/2 ही आएगी, एक ही वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अब देखो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम का, सिंपल है, सेम कंसेप्ट है, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन अलोंग जेड एक्सिस हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, एंड इट हैज़ 2J+1 ओरिएंटेशन इन न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है ना, so the state with angular momentum quantum number J possesses 2J+1 possible orientation in nuclear space। ठीक है, तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला हमने। टोटल एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ का, न्यूक्लियन का निकाला है। न्यूक्लियस पर तो हम अभी पहुंचेंगे, उस पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एक सिंगल न्यूक्लियन का हमने निकाल लिया। अब देखो इसी सिंगल न्यूक्लियन पे ना स्पिन ऑर्बिट कपलिंग देखते हैं। अब देखो एक न्यूक्लियन हो गया, तो ये मान लो मेरे पास सपोज एक प्रोटॉन ही है, ठीक है ना, ठीक है, तो इट हैज़ सम स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, ठीक है, और इट ऑल्सो हैज़ सम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, यही तो है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों कपल करेंगे, सिंगल प्रोटॉन की मैं बात करूं तो इन्हीं के बीच में क्या होगी, कपलिंग होगी।
तो ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे, तो यही तो दोनों वेक्टर ऐड होके मुझे क्या देते हैं, L प्लस के S देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं यदि इनको ऐसे मान लो, सपोज ये मेरे पास L हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास S हो गया, तो मेरे पास J की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। समझ में? तो ये मेरे पास सपोज L है और ये मेरे पास सपोज माइनस के S है, तो ये मेरे पास सपोज क्या हो गया, G हो गया। समझ में आई बात। तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरेक्शन होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच में, एक सिंगल न्यूक्लियन की मैं बात करूँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए तो इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो ध्यान रखना, मैं एक सिंगल न्यूक्लियन की बात कर रहा हूँ, जैसे एक सिंगल न्यूक्लियन ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, सिर्फ मैंने अभी इसको लिया, तो एक न्यूक्लियन का खुद का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कपल कर जाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दो स्टेट पॉसिबल है, तो J इक्वल टू L+1/2 और J इक्वल टू L-1/2, ये हमने जाना। और इन दोनों स्टेट का दो डिफरेंट एनर्जी होगा, क्योंकि J की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो एनर्जी भी डिफरेंट आएगी। तो जो समझ में आया। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था एटम के केस में, मैंने आपको बताया था कि हायर J हायर एनर्जी लेवल को शो करेगा। ठीक है, अब मान लो J की वैल्यू सपोज 1 और 2 आई, तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, तो ये तो J की वैल्यू 1 हो गई और ये J की वैल्यू 2 हो गई, तो J की वैल्यू 2 हायर एनर्जी। ठीक है ना, फॉर अ गिवन L। लेकिन न्यूक्लियस में उल्टा होता है, एटम से उल्टा होता है, तो एनर्जी स्प्लिटिंग इज अपोजिट इन साइन टू दैट इन एटम्स। तो फॉर गिवन L के लिए जो स्टेट होगी हायर J वाली, वो लोअर इन एनर्जी होगी देन स्टेट विद लोअर J। समझ में, उल्टा होता है। तो यानी ये ऐसे होगा, ठीक है, 1 ऊपर लाई करेगा, 2 नीचे लाई करेगा J की वैल्यू। ठीक है ना, ये मैं आपको न्यूक्लियर सेल मॉडल में पढ़ाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो एक सिंगल न्यूक्लियन का खुद का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उनके बीच में क्या हो रहा है, कपलिंग हो रही है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियर सेल मॉडल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा तो सब होच पोच हो जाएगा। ठीक है ना, और दिस स्पिन ऑर्बिट स्ट्रॉन्ग कपलिंग रिजल्ट्स इन एक्सप्लेनिंग न्यूक्लियर मैजिक नंबर्स। ठीक है ना, ये है। अब ध्यान से देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो हम अभी तक न्यूक्लियन की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंगल न्यूक्लियन का L और S कपल करा तो मुझे J मिला, एक दूसरे न्यूक्लियन का L और S कपल करा तो J मिला, एक और न्यूक्लियन का L और S कपल करा तो J मिला। अब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं। तो अब ये J इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का अब कपल करेगा, फिर इसको क्या बोलते हैं, J कपलिंग। समझ में, ये क्या होगा, J कपलिंग। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से ही तो मुझे क्या मिला, J कपलिंग मिला, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को J कपलिंग बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो दिस स्कीम इन विच ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियंस के पहले कपल होंगे, फिर बाद में सबके J कपल होंगे, तो J कपलिंग होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये बात मैंने यहाँ पे आपको बताई। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में यदि सिंगल न्यूक्लियन की बात करूँ तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं NLJ। अब देखो ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, और ये मेरे पास 1/2 क्या हो गया, टोटल क्वांटम नंबर, सॉरी टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, या मैं कहूँ ये सिंगल न्यूक्लियन के लिए, तो यानी 1 के मतलब सिंगल न्यूक्लियन आ गया, यदि 2 लिखता तो 2 न्यूक्लियन इसके अंदर होते। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा 1 P3/2, तो ये एक मेरे पास एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो इस एनर्जी लेवल में L की वैल्यू कितनी है, 1, P है ना, J की वैल्यू कितनी है, 3/2। अब इसमें कितने न्यूक्लियंस आ सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है ना, ये मैं अभी तो इसमें कितने हो गए, ये 2J+1, तो यानी इसमें कितने न्यूक्लियंस होंगे, 4 है ना, 3/2 है ना, 3/2 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 4। तो इसमें 4 न्यूक्लियंस रह सकते हैं इस सेल में वैसे नहीं, लेकिन यदि एक ही है न्यूक्लियन तो मैं यहाँ पे एक ही लिखूंगा, 4 नहीं है मेरे पास तो मैं एक ही लिखूंगा, तो मैं सिंगल न्यूक्लियन अभी लिख रहा हूँ, क्योंकि और न्यूक्लियन नहीं है, एक ही है तो एक ही लिख दिया। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो J जो है ना, J ये मेरे पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, किसका, न्यूक्लियन। ध्यान में वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, न्यूक्लियस समझते हैं, अभी न्यूक्लियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियर स्पिन ही एक तरीके से है ना, मान लो प्रोटोन है, एक प्रोटोन इसके अंदर है, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, J/3/2, या मैं कह सकता हूँ उस प्रोटोन का न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा, 3/2। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर स्पिन की हम बात करते हैं, या हम बात करें तो जिसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, सबका जोड़ देंगे हम, सबका एंगुलर मोमेंटम जितने भी न्यूक्लियन सबका जोड़ दो, न्यूक्लियस का आ जाएगा। तो न्यूक्लियस के लिए ना, न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल न्यूक्लियर स्पिन जो होगा वो वेक्टर सम होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल न्यूक्लियंस। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो सबके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो
यही तो प्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो सबका जोड़ दिया हमने, ठीक है। जहाँ पे जे की वैल्यू क्या है ना, मान लो ith न्यूक्लियन है मेरे पास ये, है ना, उस न्यूक्लियन का मेरे पास ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। अब मान लो 5 न्यूक्लियन है, 5 न्यूक्लियंस है, ठीक है ना। अब हो सकता है 2 प्रोटॉन हो, ऐसा हो सकता है 3 न्यूट्रॉन हो, तो इन सब का हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसको वेक्टर की फॉर्म में ऐड करेंगे। अब ऐसे नहीं सीधा जो वहाँ पे लिख देंगे 1/2 + 1/2 1 करके जोड़ देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना, समझ में, वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। कैसे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से भी लेके। तो ये है, तो जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, इट इज़ व्हाट, वेक्टर एडिशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो है इंटीजर भी हो सकता है, हाफ नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आई कैन बी 0 1 2 और इट कैन बी 1/2 3/2 5/2, ठीक है, 7/2, समझ में आया। तो इट कैन बी इंटीजर और हाफ इंटीजर, ये हो सकता है। अब देखो यदि इवन ए हो, देखो क्या मैं कह रहा हूँ, इवन ए, तो इवन मास नंबर का मतलब क्या होगा, इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो वो क्या है, इवन है, ठीक है। तो यदि इवन मास नंबर है ना, ऐसे न्यूक्लियाई के जो आई होगा वो 0 1 2 3 डैश डैश, यानी इंटीजर ही होगा। ये मैं बताऊंगा क्यों होगा। और जिसका मास नंबर ओड होगा उसका न्यूक्लियर स्पिन जो होगी, ठीक है, वो हाफ इंटीजर में आएगी, समझ में आया, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियॉन्स क्या है, फर्मियॉन्स ही तो है, ठीक है, फर्मियॉन्स ही तो है। तो जो इंट्रिंसिक स्पिन है वो तो 1/2 है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस है कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज जनरली इंटीजर। अब देखो कहने का मतलब देखो क्या, जे इज इक्वल टू L + 1/2 ही तो होता है, या जे की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, L - 1/2 होगी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक स्पिन तो 1/2 हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो मेरे पास में ये है, तो मैं सपोज जे की अभी ए की वैल्यू ले लेता हूँ, मैं इसी वैल्यू से समझते हैं, ठीक है ना। अब यदि L मेरे पास है, ठीक है, तो L मेरे पास क्या होगा, L की मेरे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, ये तो है। तो जे क्या आएगा यहाँ पे जब मैं रखूँगा, तो जे हाफ इंटीजर ही तो आएगा, हाफ इंटीजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाफ इंटीजर। तो मैंने यदि एक न्यूक्लियन के लिए लिया तो जे की वैल्यू हाफ इंटीजर आई, तो यदि इवन बार जोड़ूंगा जे को तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर ही तो मिलेगा भाई। हाफ इंटीजर को इवन बार अब यदि जोड़ोगे तो सिंपल इंटीजर मिलेगा, और हाफ इंटीजर्स को ओड बार जोड़ोगे तो देखो इंटीजर कैसे मिल जाएगा। अब 1/2 + 1/2 है, 2 बार जोड़ा तो देखो 1 मिल गया, 3 बार जोड़ो तो क्या मिलेगा, 3/2। तो कहने का मतलब वही है, ठीक है ना, क्योंकि जे जो है ना, ये जे जो है ये हाफ इंटीजर आ रहा है, तो इवन नंबर के लिए तो आई की वैल्यू इंटीजर आएगी और ओड नंबर के लिए तो हाफ इंटीजर होगी, सिंपल सी बात है। तो वही है, वाइल न्यूक्लियस कंटेनिंग एन ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज हाफ इंटीजर, क्योंकि न्यूक्लियस हाफ इंटीजर है इसलिए आई भी हाफ इंटीजर आएगा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा न्यूक्लियर स्पिन का, ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन का मैग्नीट्यूड आई + 1 h², ठीक है। प्रोजेक्शन हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ये जेड प्रोजेक्शन हो गया। तो देयर आर 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन इन स्पेस, ठीक है, समझ में आया ये। अब देखो ईच एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस का जो एनर्जी लेवल होगा, अब मान लो सपोज ये एनर्जी लेवल जो है S 1/2 है और ये मान लो P 3/2, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो देखो हम अभी क्या करेंगे, तो हर एक एनर्जी लेवल की यदि मैं बात करूँ, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो या एक्साइटेड स्टेट हो न्यूक्लियस की, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी न्यूक्लियर स्पिन की। यदि मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ, इस ग्राउंड स्टेट की बात करूँ सिर्फ इसकी, तो इसमें हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, यदि एक ही न्यूक्लियन में लूँ तो 1/2 है, ठीक है। इसमें एक ही हो तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम या इस न्यूक्लियर स्पिन के बोलूँ कितना है, 3/2 है। तो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट हो चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो, हर एनर्जी लेवल की न्यूक्लियर स्पिन अलग आएगी, मतलब जो पार्टिकल उसमें होंगे ना वो कितने भी हो सकते हैं, 2 हैं 3 हैं, वो हम एग्जांपल भी मैं लूँगा तब हम समझ जाएंगे हम, ठीक है। तो हर एनर्जी लेवल की एक डेफिनेट वैल्यू होगी न्यूक्लियर स्पिन की, ठीक है। कि जो न्यूक्लियाई है ना, न्यूक्लियाई है भाई वो किस एनर्जी स्टेट में है, भाई वो ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में, तो जिस भी स्टेट में होगा तो उसी हिसाब से उसकी न्यूक्लियर स्पिन आ जाएगी। तो एक न्यूक्लियर जो है वो बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट में लाई कर सकता है, और हर एक एक्साइटेड स्टेट की डिफरेंट वैल्यू होगी आई। देखो साइमल्ट एक बार में तो एक ही स्टेट में लाई करेगा, ये मत समझना कि एक टाइम में उसकी अलग अलग न्यूक्लियर स्पिन होगी, नहीं, एक समय में एक ही एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो एक ही एक्साइटेड स्टेट में होगा तो एक समय में उसकी एक ही न्यूक्लियर स्पिन आएगी। यदि वो ग्राउंड स्टेट में है न्यूक्लियस तो ग्राउंड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन आएगी, एक्साइटेड स्टेट में है तो एक्साइटेड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन आएगी एक ही, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है
ठीक है ना। पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट कैन नॉट हैव मल्टीपल वाई, वही मैं बात करूँ, मल्टीपल आई नहीं हो सकती क्योंकि भाई एक साथ, क्योंकि एक समय में वो एक ही स्टेट में होगा, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये यहाँ पे था सपोज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, भाई ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चाहे तो यहाँ आ गया, है ना। अब एक समय में ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ भी है यहाँ भी है, नहीं, ठीक है ना, वो अलग चीज़ होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। एक पार्टिकल एक ही समय में दो जगह कैसे है, ठीक है ना, खैर उन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो एक ही न्यूक्लियर स्पिन आएगी, वो डिपेंड करता है किस स्टेट में है। देखो कपलिंग की बात करें तो देखो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो जे कपलिंग ही होती है न्यूक्लियस के अंदर, एल एस कपलिंग नहीं होती, तो बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो ध्यान रखना। तो जे कपलिंग इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, ध्यान से समझना वर्ड को, इंडिविजुअल। तो जो टोटल न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम है आई या न्यूक्लियर स्पिन जो है वो वेक्टर एडिशन एंगुलर मोमेंटम का ऑल न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है, देर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देर स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इक्विवेलेंटली देर टोटल एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअली हम जोड़ते हैं। तो दो तरीके से ये सब हम जोड़ घटा कर मतलब जोड़ सकते हैं, जोड़ घटा कर सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में। एक जे कपलिंग, तो जे कपलिंग में मैंने अभी थोड़ी देर हमने क्या था भाई, ईच प्रत्येक न्यूक्लियन का एल और एस पहले कपल करेगा। अब मान लो मेरे पास 3 न्यूक्लियन लिए, तो इसका एक एल एस होगा, इसका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गया, तो इसका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होकर मुझे एक जे देगा, इसका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होकर मुझे एक जे की वैल्यू देगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होकर एक जे की वैल्यू देगा। फिर ये उसके बाद ये जे कपल होंगे, तो ये जे कपल क्यों हो रहे, बिकॉज देर इज स्ट्रोंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है ना, ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन, ठीक है ना। तो देखो ये इसका खुद का ये कपल हुआ तब जाके जे मिला, फिर जे को हम कपल कर देन ऑल जे कपल टू फॉर्म टोटल आई, समझ में आया। तो न्यूक्लियाई के अंदर जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये एल और एस हमने यही तो देखा, एल और एस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एल एस स्ट्रॉन्ग हो गई तो जे मिलेगा भाई, स्पिन ऑर्बिटिंग कपलिंग हो गई तो मुझे जे देगा, तो मच स्ट्रॉन्गर देन इन एटम्स, एटम्स से भी ज़्यादा, एटम्स में तो जनरली एल एस कपलिंग होता है ये वाला, ठीक है ना। वैसे एटम में दोनों तरह की कपलिंग होती है, ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लियस में ये कपलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हम अपना न्यूक्लियर स्पिन इसी मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो जे कपलिंग इज प्रीफर्ड एंड डोमिनेंट स्कीम इन न्यूक्लियर सेल मॉडल, ठीक है ना, और ये एक्सप्लेन भी करता है न्यूक्लियर मैजिक नंबर्स ग्राउंड स्टेट स्पिन ऑफ मैनी न्यूक्लियर। अब जैसे एग्जांपल के ले ले तो 2 एंगुलर मोमेंटम ले लेता हूँ मैं, जे एंड जे2, तो जो रिजल्टेंट टोटल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा कैन टेक वैल्यूज दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में हम कपल करते हैं। तो यदि जे की वैल्यू सपोज 3/2 है, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जे की वैल्यू आप जे2 हम कितना ले लेते हैं 1/2, ये ऐसा भी हो सकता है एक मान, ठीक है ना, चलो एक बाद में डिस्कस करेंगे। जे 3/2 मैंने लिया, तो आई मेरे पास क्या आएगा, देखो ये इन जे क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल न्यूक्लियन है, 2 एंगुलर मोमेंटम ही तो लिया है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, अब ये एक अलग न्यूक्लियन हो गया, एक अलग न्यूक्लियन हो गया, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने न्यूक्लियन लिए, 2 न्यूक्लियन है, 2 न्यूक्लियन, तो पहले वाले के जे कितना है 3/2, दूसरे वाले का जे 1/2, ठीक है। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, तो 3/2 और 1/2 घटाओ तो मेरे पास कितना आएगा 2/2 यानी 1, जोड़ दो 4/2 यानी 2, तो इंटीजर्स की स्टेप्स में हम इनको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल था तो इसको आप इसको ना I1 और इसको I2 भी ले सकते थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे भाई I1 माइनस के I2, ठीक है ना, और I1 प्लस के I2 ऐसे भी लिख सकते थे, काफ़ी बुक्स में ऐसे लिखा भी रहेगा। वो मैंने बताया ना इंडिविजुअल, एक न्यूक्लियन की यदि मैं बात करूँ उसको सिंपल जे से लिखते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया, आई से लिख दिया हमने, ठीक है ना। न्यूक्लियस की जब बात होगी उसको तो हम आई से ही लिखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बुक्स में कैपिटल जे से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसको आप ऐसे भी लिख लेते भाई, एक प्रोटॉन का मान लो 3/2 आया, एक न्यूट्रॉन का 1/2 आया है, ठीक है, और Jp माइनस के Jn आई और ये Jp प्लस के Jn ऐसे भी लिख लेते हैं, समझ में आ गई बात। अब देखो एल एस में क्या होता है, एल अब देखो आई की वैल्यू 2 आ गई, अब कौन सी ले, 1 वाली ले कि 2 वाली ले। अब आज का लेक्चर हमारा सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन को निकालना है, ये अब चॉइस कौन सी होगी वो हम नॉर्डेम्स रूल जब पढ़ेंगे ना, जब मैं न्यूक्लियर सेल मॉडल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सब होच पोच हो जाएगा कि उल्टी सीधी मैं सारी चीज़ें एक ही साथ में करा दूंगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। तो देखो एल एस कपलिंग की यदि हम बात करते हैं, एल एस कपलिंग की, तो इसमें क्या होता है, सारे न्यूक्लियॉन्स का पहले एल कपल होगा, सारे न्यूक्लियॉन्स का पहले एस कपल होगा, फिर उनके बाद एल और एस कपल होगा, समझ में आया। तो ऑल और भी देखो जे कपलिंग में क्या है, सारे न्यूक्लियॉन्स का पहले जे निकालेंगे,
निकाल लिया, फिर उनके बीच में कपलिंग होगी। इसमें क्या, पहले सारे न्यूक्लियॉन्स का एल निकालो, पहले सारे न्यूक्लियॉन का एस निकालो, तब वो जाके कहीं ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कपलिंग होती है। तो बाद में हो रही है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कपलिंग इस केस में, तो ये वीक कपलिंग होती है। न्यूक्लियस में ऐसा होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, समझ में आया। तो ऑल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पहले कपल होते हैं इस केस में, फिर स्पिन कपल होती है, तो उसके बाद एल और एस कपल होकर आई देते हैं। तो पॉसिबल वैल्यू आएगी वो ये L-S to L+S जाएगी इन इंटीजर स्टेप्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जनरली ये हम करते नहीं हैं, तो ये बात ध्यान रखना। जब तक कहा ना जाए, यदि आपसे हाइपोथेटिकली या वैसे क्वेश्चन पूछ ले कि लेट अस अज्यूम देयर इज एल एस कपलिंग इन न्यूक्लियॉन्स, तब आप इसको करना, नहीं तो कभी भी इसको न्यूक्लियस से में न्यूक्लियर स्पिन निकालने के लिए इस कपलिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अटेंशन, न्यूक्लियर में स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देयरफॉर जीजे कपलिंग इज जनरली द डोमिनेंट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट कपलिंग स्पिन इन न्यूक्लियर सेल मॉडल। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनमें स्पिन और ऑर्बिट कपलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पहले ही हो जाते हैं कपल। यहाँ पे क्या, पहले एल कपल होगा सबका, फिर सारे न्यूक्लियॉन्स का एस कपल होगा, तब जाके कहीं स्पिन ऑर्बिट कपल हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। एक न्यूक्लियॉन है उसका स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे एल कपल हो गया, जे मिल गया, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ वीक है। देखो एम्पेरिकल रूल्स फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, तो हम जनरली ग्राउंड स्टेट का ही निकालेंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी निकाल सकते हैं, वो एग्जाम में आपको बताएगा कि एक्साइटेड ये है, इस स्टेट में है, ऐसे ऐसे, तो ग्राउंड स्टेट का एक बार पता चल गया तो वो भी निकाल सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर स्पिन है वो डिपेंड करता है मास नंबर पे और पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। ठीक है, तो देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आपस में पेयर हो जाते हैं, न्यूट्रॉन आपस में पेयर हो जाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, आई की वैल्यू मास नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, या कहने का मतलब ये है। तो देखो मैं इवन न्यूक्लियाई की यदि बात करूँ, तो इवन कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हीलियम का है, तो जी का एग्जांपल किसका, हीलियम का, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। समझ में आया। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन हो, तो आंख मीच के लगा देना, ऐसे इस आई के लिए आई की वैल्यू 0 होगी। तो फॉर ऑल इवन न्यूक्लियाई इन देयर ग्राउंड स्टेट टोटल एंगुलर मोमेंटम या न्यूक्लियर स्पिन कहूँ वो 0 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इवन न्यूक्लियाई में ना जो ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पेयर्ड होंगे ऑर्बिटल्स में विद अपोजिट स्पिन्स एंड कैंसिलिंग देयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम तो 0 आ गई। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ आपको, ये मैंने बताया, तो देखो ये मैं पहले, हम ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग फिल करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर सेल मॉडल जब मैं पढ़ाऊंगा तो एनर्जी लेवल्स भी बताऊंगा कैसे हम लिखते हैं। जैसे ये सपोज मेरा पहला एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास सपोज 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो मेरे पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन भर गए। अच्छा, ये मेरे पास प्रोटॉन के लिए है, ये मेरे पास न्यूट्रॉन के लिए है, सेम है इसमें भी, ये S1/2 और ये 1p3/2। ठीक है, तो 2 हीलियम है, 2 प्रोटॉन थे भर गया, 2 न्यूट्रॉन है, ये भी मैंने भर दिया। तो ये अपोजिट स्पिन के जाएंगे, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में है तो स्पिन तो अपोजिट होना चाहिए, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तभी तो फॉलो होगा। अब देखो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से यदि आप देखो हमारे पास, तो ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। समझ में आया। तो इस ऑर्बिटल में कितने, अब तो ये ऐसे हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर एल का वैल्यू कितना है, 0 है या नहीं है, एल का वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, एस कितना है, वो भी तो 0 ही है, दोनों अपोजिट है। समझ में आया, आई तो 0 आएगा ही आएगा मेरे पास, ऐसे इस केस में। अब यदि मान लो एक उसमें ऐसे है मेरे पास, यहाँ पर सपोज है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 4 हो सकते हैं मेरे पास, इसमें ना 4 प्रोटॉन हो सकते हैं और इसमें 4 न्यूट्रॉन आ सकते हैं इस सेल में। जब 3/2 है ना, तो यदि आप इसको करो तो कितना आएगा, 2j+1 करने पर 4 आएगा। तो इसमें 4 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मान लो मेरे पास इवन न्यूक्लियाई का कोई एग्जांपल है, तो देखो ये पेयर हो जाएंगे 2-2, ये पेयर हो गया, ये इसके साथ पेयर हो गया। समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। अब P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 1 है। ठीक है, समझ में आई बात। तो P की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ml मेरे पास कितना आएगा भाई, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ये तो हो सकता है। अच्छा, तो ये मेरे पास कपल जब होंगे तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा ना मेरे पास, ठीक है, वो भी ये इसके साथ कपल हो जाएगा। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, वो इसके साथ कपल हो जाएगा। तो आपस में क्या देंगे, 0 देंगे। तो आई की वैल्यू क्या आती है, टोटल 0 आती है। ठीक है ना। तो दे पेयर्ड इन ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन एंड कैंसिलिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गई बात।
तो ये है इवन इवन न्यूक्लियाई का ये फंडा है। ओड ओड में क्या है, तो हमने यहाँ समझा इवन इवन न्यूक्लियाई का तो 0 ही आएगा इस न्यूक्लियर स्पिन। तो 4 न्यूक्लियाई ओड मास नंबर है, तो ओड मास नंबर में चाहे तो प्रोटॉन ओड होगा चाहे न्यूट्रॉन ओड होगा। तो ऐसे को नाम क्या बोलते हैं, ओड ओड को क्या बोलते हैं, इवन ओड भी बोल देते हैं या ओड इवन भी बोल देते हैं। मान लो ये क्या है, ये प्रोटॉन है और ये क्या है, न्यूट्रॉन। मान लो भाई प्रोटॉन इवन हो सकता है और न्यूट्रॉन ओड हो, या ऐसा भी हो सकता है प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन हो। तो इन दोनों बेस में इवन ओड को जोड़ोगे तो ओड मास नंबर ही आएगा। तो जब भी ओड मास नंबर होगा तो ओड मास नंबर का एग्जांपल बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब जैसे आप ये है हमारे पास, ये ले लिया, तो प्रोटॉन्स तो 6 हैं, न्यूट्रॉन कितने 7, ये तो इवन है। तो प्रोटॉन के कारण तो आई आएगा नहीं क्योंकि वो सारे पेयर्ड हो गए, कैंसिल हो गया। जो न्यूक्लियर स्पिन आएगी ना सिर्फ और सिर्फ आएगी वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण ही आएगी। समझ में आ गई बात, ध्यान रखना, ठीक है। ये है, ऐसा भी हो सकता है कि आप हमारे ये जैसे मैं न्यूट्रॉन ये 7, ठीक है, 15 नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, ये पेयर्ड हो गए। अब जो न्यूक्लियर स्पिन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आएगी, प्रोटॉन के कारण आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या था, n इज इक्वल टू 6 तक मैं ये दिल लूँ तो देखो 2-2 करके 2-2 4 और 2-2 6 तो कपल हो जाएंगे, एक खाली बचेगा, वही डिसाइड करेगा अब न्यूक्लियर स्पिन क्या है। तो जो न्यूक्लियर स्पिन होगी इज डिटरमाइंड बाय द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियन। अब वो चाहे प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, वो अनपेयर्ड ही डिसाइड करेगा। तो अनपेयर्ड ही डिसाइड करता है न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, अनपेयर्ड ही डिसाइड करता है पेरिटी क्या होगी, एंड अनपेयर्ड ही डिसाइड करता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। समझ में आया, ये आपने पढ़ा भी होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में भी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है। तो जो आई होगी वो कौन डिसाइड करेगा, अनपेयर्ड। तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा तो न्यूक्लियन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो तो हम जानते हैं +-1/2 होता है, ठीक है, समझ में आया। तो जो ग्राउंड स्टेट स्पिन होगी ओड न्यूक्लियाई की वो हाफ आएगी इस केस में। अब यहीं से तो देखो भाई जे क्या है, चाहे तो +-1/2 ही तो होगा। अब ये तो इंटीजर होता है, 0 1 2 3 ये होता है, ये +1/2 हो रहा है तो ये तो जोड़ के हाफ इंटीजर ही देगा। तो ये हाफ इंटीजर आएगी, यानी 1/2 आ सकती है, 3/2 आ सकती है, 5/2 आ सकती है। तो हमने अभी क्या जाना, हमने जाना यदि इवन मास नंबर होगा तो जो न्यूक्लियर स्पिन होगी ग्राउंड स्टेट की वो 0 आएगी। यदि ओड मास नंबर होगा तो जो न्यूक्लियर स्पिन आएगी ग्राउंड स्टेट की वो हाफ इंटीजर में आएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है ना, सिंगल प्रोटॉन है तो इसके लिए 1/2 आ गया मेरे पास, है ना। कार्बन का लिया तो देखो ये तो डिसाइड करेगा नहीं, नाइट्रोजन वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है। तो जो 7वां अनपेयर्ड है ना, ओड न्यूट्रॉन जो है, जो अनपेयर्ड है वो किस में लाई करता है, इस वाले सेल में लाई करता है, इसमें लाई करता है। तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, जे की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और ये मैं कहूँ इससे आई है, ये तो है। देखो ये 1/2 क्या होगा, ये तो आ गया i/2। ये क्या है, जे की वैल्यू तो है, सिंगल न्यूक्लियन है, इसमें एक ही न्यूट्रॉन है तो यही तो आई होगा, ठीक है, यही आई होगा। समझ में आ गया। ये ओड ओड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ओड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ओड, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे हमारे पास ये हो गया लिथियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 3। तो ओड ओड में क्या होगा, 2 अनपेयर्ड न्यूक्लियंस हो गए। अब मान लो मेरे पास सपोज ऐसे है, ये है मेरे पास नाइट्रोजन ही तो है, तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो 6 तो पेयर्ड हो गए। इसमें एक इवन वाले पेयर्ड हो गए, एक अनपेयर्ड बचा, इसमें भी एक अनपेयर्ड बचा, क्योंकि 6 जो थी ना 6 न्यूट्रॉन वो तो पेयर्ड हो गए ना, 2-2 करके वो सब पेयर्ड हो गए, उनके कारण 0 आ गया। तो एक तो प्रोटॉन बचा और एक न्यूट्रॉन बचा, तो 2 अनपेयर्ड न्यूक्लियंस हो गए, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, वही डिसाइड कर देंगे। तो जो टोटल न्यूक्लियर स्पिन आएगी वो वेक्टर सम ऑफ होगी इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम का, जो मैंने आपको बताया था भाई एटम का हमें क्या, वो न्यूक्लियस का क्या निकालना है, न्यूक्लियर स्पिन। तो उसके अंदर जो न्यूक्लियन से डिसाइड कर रहे हैं उनको जोड़ देंगे, ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे। तो देखो हमने यहाँ से जान लिया ना ये कि भाई जो पेड़ है उनके कारण तो 0 आने वाला है ही है, तो जो अनपेयर्ड है वही बचा देंगे। तो देखो इसी वजह से तो आई जो होगा Jp + Jn, तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 प्रोटॉन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 न्यूट्रॉन, है ना। तो इसको आप Ip + In भी लिख सकते हैं, है ना, जनरली लिखते हैं। तो देखो यही वही देगा। तो रिजल्टेंट I कैन टेक Jp - Jn to Jp + Jn इन इंटीजर स्टेप्स, ठीक है। तो ओड न्यूक्लियाई जो होंगे
उनका जो इंटीजर जो न्यूक्लियर स्पिन होगा, अब देखो यहाँ पर जनरली देखो ये भी हाफ इंटीजर, ये भी हाफ इंटीजर है ना, ये भी हाफ इंटीजर, ये भी हाफ इंटीजर, तो दोनों जोड़ गए इवन नंबर, वो मेरे पास इंटीजर वैल्यू आएगी जैसे 1 2 3 4 5, तो आई की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, क्योंकि 0 तो हमारे पास किस केस में आती है, इवन के केस में आता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट होगी भाई, अब हम वो लेंगे कौन सी, वो डिटरमाइन करते हैं नॉर्दियन रूल्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, विच गिव्स एम्पेरिकल गाइडलाइंस फॉर विच वैल्यू ऑफ आई इन दिस रेंज इज टू बी रियलाइज्ड फॉर ग्राउंड स्टेट, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि हम कौन सी लेंगे। ठीक है ना, बस हमारा मेन मकसद आपको अब आई निकालना है। तो देखो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लिथियम हो गया, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें क्या है, अनपेयर्ड है, तो जो अनपेयर्ड प्रोटॉन और अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है ना, वो इस सेल में लाई करते हैं। तो देखो अलग अलग फिल करते हैं, प्रोटॉन के लिए अलग फिल होता है, न्यूट्रॉन के लिए अलग फिल होता है, तो न्यूक्लियर सेल मॉडल में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन इसमें है और एक प्रोटॉन इसमें, एक न्यूट्रॉन इसमें है। ठीक है, तो 3/2 है ना, तो देखो 3/2 है ना, तो देखो जे की वैल्यू इसके लिए भी 3/2 और न्यूट्रॉन के लिए भी 3/2, तो आई की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो दोनों को घटाओ 0, दोनों को जोड़ दो 3 + 3 6/2 3, यानी 0 1 2 3, आई की वैल्यू ये हो सकती है। जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो ये बताती है कि जो ग्राउंड स्टेट स्पिन होगी वो आई की वैल्यू 1 होती है, ये वाली लेते हैं, ये हम नहीं लेते, समझ में। तो वो नॉर्दियन रूल से पता करते हैं कि एक्चुअली में है कौन सी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू, तो वो हम बाद में करेंगे, अभी बस मेन फोकस हमारा न्यूक्लियर स्पिन को निकालना है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्युमिनियम का है, आइसोटोप है, देखो प्रोटॉन 13 न्यूट्रॉन 15, तो जो अनपेयर्ड प्रोटॉन है वो इस ऑर्बिटल में लाई करता है। ठीक है, तो 5/2 आ रहा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका 5/2 है। ठीक है, इसका क्या होगा, न्यूट्रॉन इस वाले सेल में आता है, तो इसका लिए कितना आएगा, 1/2 होता है। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया, तो आई की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो 5 - 1 4/2 2, 5 + 1 दो ही वैल्यू आई यहाँ पे आई की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली होती कौन सी है ये हम नहीं लेते। ठीक है ना, इसी तरीके से देखो हम बोरोन का निकाल सकते हैं, ओड है। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास वो एक ही सेल में होते हैं, मतलब सेम प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी, ये 3/2 और पी 3/2। ठीक है ना, ये प्रोटॉन इसमें यहाँ होता है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर, अलग अलग फिल करते हैं, ये मत सोचना कि एक प्रोटॉन बीसी में न्यूट्रॉन बीसी में, नहीं। ठीक है, तो इसके लिए 0 1 2 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू आई = 3 है, समझ में। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से बता दिया है, समझाया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो लेट अस समराइज दीज इन द फॉलोइंग टेबल्स, तो आपको एक आइडिया रहेगा। तो जो E1 था, तो उसकी ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर स्पिन हमने जानी 0 है, एग्जाम्पल से हो गए। ओड मास नंबर जिसका है, तो चाहे तो भाई प्रोटॉन ओड हो चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन E1 हो चाहे न्यूट्रॉन ओड हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ग्राउंड स्टेट हाफ इंटीजर ही होगा, यानी 1/2 3/2 इस तरीके से आएगा। ठीक है, ओड वाला आई की वैल्यू क्या देगा मुझे, ग्रेटर 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, यानी ये इंटीजर देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो E1 के लिए 0, हाफ इंटीजर के ओड मास नंबर है तो हाफ इंटीजर आएगा, ओड है तो इंटीजर आएगा, याद रखना आसान है। देखो ओड हो के E1 दे रहा है, मतलब एक आइडिया लगा देना है कि 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ में आई बात, तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये था, तो ध्यान रखना अनपेयर्ड ही डिसाइड करता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।